ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभार जेई मेंस में, नीट में। तो टॉटोमेरिज्म है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो टॉटोमेरिज्म एक तरह का आइसोमेरिज्म है जो कॉज होता है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एंड ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट आपके करते हैं इनके बीच में। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है डायड सिस्टम, एक होता है डायड सिस्टम जिसमें हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम्स होता है, बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम्स होता है। और एक होता है ट्रायड सिस्टम जिसमें हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन बिटवीन थ्री पॉलीवेलेंट एटम्स होता है। थ्री पॉलीवेलेंट एटम्स होता है। और दूसरी चीज ये होती है टॉटोमेरिज्म के केस में, जो दो आइसोमर्स होते हैं, जो दो आइसोमर्स फॉर्म होंगे, इनफैक्ट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो आइसोमेरिज्म होता है दैट आइसोमर्स, दीज आइसोमर्स, या फिर आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन एटम्स के ऑसिलेशन की वजह से जो आइसोमर्स के बनते हैं, these isomers are in dynamic equilibrium with each other. अब क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को हम लोग डायनेमिक इस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। It is also known as dynamic isomerism. Why? Because the isomers formed in the case of tautomerism are in dynamic equilibrium with each other. That is why it is also known as dynamic आइसोमेरिज्म। नाउ नेक्स्ट पार्ट, जो अगली पार्ट है, वो पार्ट है कि आखिर ये डायड सिस्टम और ट्रायड सिस्टम किस तरीके से होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दोनों के दोनों आइसोमेरिज्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो होते हैं, डायड सिस्टम में कैसे होते हैं और ट्रायड सिस्टम में कैसे होते हैं। तो इसके बारे में जो बात है ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं डायड सिस्टम के बारे में। तो डायट सिस्टम में एक सबसे अच्छा जो एग्जांपल आता है वो आइसो साइनाइड और साइनाइड का आता है। साइनाइड के केस में क्या होता है, दिस इज योर साइनाइड सी ट्रिपल बॉन्ड एन एंड हियर इट इज हाइड्रोजन। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन ऑसिलेट करके नाइट्रोजन के पास जा सकता है। दिस इज योर साइनाइड, दिस इज योर साइनाइड, ओके। और ये जब आपका ऑसिलेट करके जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है। उसमें होता है हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन के पास आ गया हाइड्रोजन, ओके। सो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड सी और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे होता है। ये आपका बन गया आइसोसाइनाइड। दिस इज योर आइसोसाइनाइड। So this is the best example for diet system। एक ही तरह के एग्जांपल जनरली होता है, और भी हो सकते हैं लेकिन ये जनरली देखा गया है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन आपके पॉलीवेलेंट एटम्स हैं और पॉलीवेलेंट एटम्स में हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन हो रहा है। और जैसा कि बताया आपने, मैंने पहले ही, कि दीज टू विल बी इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। ट्रायड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल, जो क्योंकि हम लोग को ज्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछेगा, तो ट्रायड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल हुआ आपका कीटो और इनॉल। तो कीटो इनॉल के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रायड सिस्टम में, ट्रायड सिस्टम के बारे में बात करें तो ट्रायड सिस्टम के केस में सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कीटो और इनॉल का। कीटो इनॉल, कीटो इनॉल, इसके स्टेबिलिटी के बारे में भी हो सकता है बाद में हम लोग बात करें, लेकिन कीटो इनॉल पहले क्या है इसको समझ लेते हैं। तो कीटो ग्रुप आपका कैसा होता है, कीटो ग्रुप होता है सी सी सी, से दिस इज अ कीटोन,
ओके, दिस इज अ कीटोन, और इससे इनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो व्हाट हैपेंस देयर कि यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन है, CaCH3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेट करके कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है, और डबल बॉन्ड आपका इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाता है। तो ये आपका हो गया C, दिस विल बी योर डबल बॉन्ड नाउ, और यहाँ पे हो गया आपका OH, एंड यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे आपका CH2 हो गया। और जैसा कि बताया कि इस केस में भी आपका डायनेमिक आइसोमेरिज्म होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। बेसिकली इसका नाम है डायनेमिक आइसोमेरिज्म, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपका होगा। ओके, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ड्राइड सिस्टम इसे बोलते हैं, कीटो इनॉल वाले को। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल और आपको नाइट्रो और सीडो नाइट्रो का मिल सकता है, ठीक है, वो भी एक एग्जांपल हो सकते हैं। हाइड्रोजन आइटम के आइसोलेशन के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो एक और एग्जांपल इस तरह की चीज का आपको दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए सीडो, CCN, डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस। ओके, so this is your nitro, this is your nitro group, this is your nitro group, और इससे बनता है स्यूडो नाइट्रो। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, तो इसमें क्या प्रोसेस होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ करेगा, और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन will oscillate to this particular thing, and you will get a new group over here which is known as pseudo nitro, pseudo nitro। तो क्या बन जाएगा आपका CC, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ N, पॉजिटिव चार्ज वही रहेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी रहेगा, और आपका यहाँ पे हो जाएगा OH। सो दिस इज योर स्यूडो नाइट्रो। स्यूडो नाइट्रो, इस तरह के बहुत एग्जांपल ट्राइड सिस्टम्स में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जांपल्स में एसिटो एसिटिक एस्टर हो सकता है, एसिटो एसिटिक एस्टर हो सकता है, एस्टर हो सकता है। दीज आर द एग्जांपल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स। एसिटाइल एसीटोन हो सकता है, बेंजोइल एसीटोन हो सकता है, एसिटाइल एसीटोन हो सकता है, बेंजाइल बेंजोइल एसीटोन हो सकता है, और इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि क्या कंडीशन है जो आपका फॉलो होगा टॉटोमेरिज्म होने के लिए। टॉटोमेरिज्म होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, व्हाट इज द मेन कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, सो टॉटोमेरिज्म का कंडीशन है, सपोज कीजिए कि अगर 3 एटम्स हम लोग पॉलीवैलेंट एटम्स ले रहे हैं, ऐसे एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई, एक्स के पास इट शुड हैव हाइड्रोजन, इट शुड हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो एक्स शुड हैव हाइड्रोजन, एंड x should not be, it should have hydrogen, and it should not be hydrogen in the case of triad system, should not be hydrogen, hydrogen in the case of triad system में तो ये hydrogen, in case of triad system, triad system, okay, so it should not be, but yeah, but it can be hydrogen in the, it will be hydrogen rather in the case of triad system, x will be hydrogen in the case of triad system, and here it can be triple bond also in the case of triad system. But in the case of triad system, x should have hydrogen, x should not be hydrogen, and there should be a double bond between y and z. y क्या हो सकता है, y can be any atom, y के साथ कोई restriction नहीं है, y can be any atom, can be any atom. And what about z, z
can be carbon, oxygen, nitrogen or sulfur. So this is the main condition for tautomerism. If any particular कोई भी मॉलिक्यूल अगर टॉटोमेरिज्म शो करेगा तो उसके लिए ये कंडीशन होना मस्ट है, ये कंडीशन होना मस्ट है। और यहाँ पे क्या होगा, तो जैसा कि बताया कि X शुड हैव हाइड्रोजन, तो X का जो हाइड्रोजन होगा ये ऑसिलेट करके आपका कहाँ चल जाएगा, Z के पास चला जाएगा। और बेसिकली आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड ऑसिलेट करके X और Y के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नॉट ओनली द ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बट rather say there is oscillation of double bond also. So you will get ultimately an isomer which is in dynamic equilibrium with this particular thing. So this is the condition for isomerism, sorry, tautomerism. अब टॉटोमेरिज्म में और भी कंडीशंस कुछ कुछ आ जाते हैं, जैसे टॉटोमेरिज्म में जो पर्टिकुलर चीज आप बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज और नहीं आना चाहिए। तो याद रखिएगा कि ऐसे कंपाउंड्स जो टोटल, जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड यहाँ पे हम दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, से दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड यहाँ पे अब हाइड्रोजन है, तो दिस कंपाउंड यू कैन फॉर्म द आइसोमेरिज्म ओवर हियर। इफ टॉटोमर्स आप बनाते हो तो टॉटोमर्स में यहाँ पे क्या क्या टॉटोमर्स बन सकते हैं, तो टॉटोमर्स आप दो तरीके से, एक सोच सकते हो कि कार्बन, जनरली याद रखिएगा कि sp2 जो यहाँ पे दो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, दिस इज योर x, तो ये कार्बन दोनों है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो प्रेफरेंस हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को दिया जाता है। वैसे भी याद रखिएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के केस में अगर हम लोग टॉटोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं तो दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएगा। तो दो डबल बॉन्ड एक साथ अगर आ जाता है तो क्या होगा, ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के वहां चला गया। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया है आप समझिए, ये चीज बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा इसके बारे में जानते हैं। तो इसके स्टेबल, पहली बात तो याद रखिएगा कि दो डबल बॉन्ड जो एक साथ होते हैं ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है ड्यू टू सिमेट्री, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, दो डबल बॉन्ड रेगुलर डबल बॉन्ड्स नहीं हो सकते। ऊपर से यहाँ रिंग सिस्टम है, रिंग सिस्टम में अगर अब इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल होगा ये आपका 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री इतना ज्यादा मतलब टॉर्शन कोई भी चीज फॉलो नहीं कर सकता, मतलब ये रिंग इस तरह से बरकरार नहीं रह पाएगा, रिंग फॉलो नहीं होगा, तो ये चीज यहाँ पे नहीं बन सकता है। तो जैसे कि एक चीज बताया आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, टू रेगुलर डबल बॉन्ड्स ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, विल बी अनस्टेबल। तो जनरली हम लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जब भी प्रेफरेंस लेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की तरफ हम लोग टैटोमरिज्म नहीं बनाने देंगे बल्कि sp3 की तरफ जाएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एक और चीज आप लोगों को जानना है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के केस में भी अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 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 यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, हाँ, ओके, तो यहाँ पे आपका OH हो गया, ये बना। अब ये कंपाउंड भी अनस्टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है टॉटोमेरिज्म के लिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इनफैक्ट सिर्फ टॉटोमेरिज्म के लिए नहीं, कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के कंपाउंड मिलते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा होगा। दिस इज नोन एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। Anti-aromatic compound are highly unstable. This is highly unstable in organic chemistry. Most unstable compound in ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज एंटी एरोमेटिक, सेम है, सारा फीचर इसका एरोमेटिक की तरह ही होगा, जो एरोमेटिक में सारी चीज फॉलो होती थी वही होगा, बस एरोमेटिक में आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता था,
और यहाँ पे एंटी एरोमेटिक के केस में आपका 4n इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जान लीजिए कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, बाकी सारा चीज तो वही रिंग रहेगा, कंजुगेशन रहेगा, सब चीज रहेगा, बस यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ जाएगी, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, और ये चीज बहुत ही मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होता है इन केमिस्ट्री। सो इट विल नॉट बी फॉर्म। तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है इसका सारा क्राइटेरिया फुलफिल होते हुए भी जो पिछले क्लास में कंडीशन बताए हैं तो भी आइसोमेरिज्म फॉलो नहीं करेगा। तो आइसोमेरिज्म के लिए सिर्फ कंडीशन ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जेड है, ये भी कंडीशन है, टू रेगुलर डबल बॉन्ड्स वाला चीज नहीं फॉर्म होगा, एंटी एरोमेटिक चीज नहीं फॉर्म होगा, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, so it's clear. So this is the main condition for automerism. उसके बाद बहुत सारा अब यहाँ पे एक बात होती है, जनरली बात हमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है कि कीटो और इनॉल स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहां पे हमेशा एक बात होता है कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी के बारे में बात हमेशा होता है। तो एक कीटो फॉर्म है, एक इनॉल फॉर्म है, ठीक है। तो याद रखिएगा जनरली जो कीटो फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल होता है, जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। क्यों ऐसा? क्योंकि कीटो के केस में, कीटो फॉर्म के केस में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, और इनॉल के केस में सी डबल बॉन्ड सी होता है। इट हैज, इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं कहीं पे कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म भी ज्यादा होता है ना। कहाँ होता है इसके बारे में आपको याद रखना है, इसके लिए एक ऑर्डर है, आपको ऑर्डर के थ्रू जाना होगा। ऑर्डर है, सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी हो, सबसे पहले आपका एरोमेटिसिटी होना चाहिए। अगर कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है, एरोमेटिक बन रहा है, तो एरोमेटिक हो सकता है आपका कीटो इनोल दोनों हो, तो ये चीज को आप निगलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ठीक है। अब ये भी मान लीजिए दोनों में मिल गया, उसके बाद तो ठीक है, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो गया तो इनॉल फॉर्म आपका ज्यादा हो जाएगा स्टेबल। इसके बाद ये ऑर्डर वाइज आप लोग चेक करेंगे, ये भी याद रखिएगा ऑर्डर के फॉर्म में, ठीक है। थर्ड में आप लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए एरोमेटिक नहीं है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, देन यू विल से रेजोनेंस, रेजोनेंस या फिर कंजुगेशन, बेसिकली कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या हो गया? कंजुगेशन का मतलब हो गया या आपको सिग्मा, सिग्मा, उसके बाद नेक्स्ट आपको पाई, फिर सिग्मा, इस तरीके से बॉन्ड मिल जाए तो ये कंजुगेशन है। या फिर एक और कंडीशन है लोन पेयर सिग्मा पाई, ये मिल जाए, इस तरह का चीज मिल जाए तो आपका कंजुगेशन फॉलो होगा, ठीक है। तो इन दो पर्टिकुलर केसेस में आपका हाँ कंजुगेशन होगा, कंजुगेशन होगा, और कंजुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो कंजुगेशन, ये सब चीजें अगर प्रेजेंट हो इनॉल स्ट्रक्चर में तो आपका स्टेबिलिटी इनॉल स्ट्रक्चर का बढ़ जाता है। और एक इफेक्ट होता है जिसे हम लोग सॉल्वेंट इफेक्ट बोलते हैं, ये इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में सारा चीजें बताएंगे। सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से भी आपका स्टेबिलिटी इनॉल का कहीं कहीं पे ज्यादा देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जिसका मोस्ट प्रोबेबल केस अगर H2 है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो सॉल्वेंट का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। और एक चीज पे भी ध्यान दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों अपने नेचर के हिसाब से काम कर रहे हों स्ट्रक्चर में। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जाएगा। अगर इसका अपोजिट किसी स्ट्रक्चर में हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर जा रहा है, तो ये अनस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया हो जाएगा, मतलब वहां पे इनॉल स्ट्रक्चर फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो भी ग्रुप लगा हो, आप इन सब एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको ये सब चीज क्लियर कर देंगे बाद में। सो ये सारा क्राइटेरिया है जहाँ पे इनॉल का कंटेंट आपका कीटो से ज्यादा होगा, इनॉल की स्टेबिलिटी आपकी कीटो से ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर जनरली बात करें तो जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल, इनॉल लिख देते हैं, देन इनॉल। तो ठीक है,
थैंक यू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके एग्जांपल्स के साथ डील करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये सारा चीज वर्क करता है। ओके, थैंक यू।